प्रिय विद्यार्थियों, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक। वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो वित्तीय विवरण की तकनीक क्या है? किसी व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति और लाभार्जन शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके वित्तीय विवरणों की मदों में क्षैतिज अथवा लंबवत हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए जिन उपायों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें कहा जाता है। लेकिन जिनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है वे तकनीकें निम्नलिखित हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो प्रमुख है वो है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर है दूसरी कॉमन समानाकार वित्तीय विवरण यानी कि कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरी है प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। चौथा है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। और पांचवा कोष प्रवाह विश्लेषण, फंड फ्लो एनालिसिस। छठा है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण यानी कैश फ्लो एनालिसिस। फिर है सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक वित्तीय विवरण। यह वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण की एक प्रमुख तकनीक है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण है जो वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण की सबसे प्रमुख तकनीक है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण में दो या अधिक वर्षों के समकों को दिखाते हुए उनके मध्य हुए परिवर्तनों को दर्शाया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक कंपनी अपने प्रकाशित वित्तीय विवरणों में वर्तमान वर्ष के साथ पिछले वर्ष की सूचनाएं भी प्रदर्शित करे। तुलनात्मक वित्तीय विवरण है जो निम्न उद्देश्यों को दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। पहला है निरपेक्ष अंक यानी मुद्रा मूल्य में या रुपयों में दिखाने के लिए। वृद्धि या कमी है उसको प्रतिशत के रूप में प्रकट करने के लिए। और तीसरा है वृद्धि या कमी को निरपेक्ष संख्याओं में व्यक्त करने के लिए। संस्थाओं की जगह संख्याएं पढ़ा जाए। फिर आती है प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। प्रवृत्ति से तात्पर्य व्यावसायिक गतिविधियों के रुख से होता है कि व्यावसायिक की जो गतिविधियां हैं वो किस तरफ जा रही हैं। तो प्रवृत्ति से तात्पर्य व्यावसायिक गतिविधियों के रुख से होता है जिसकी गणना उपलब्ध वित्तीय समकों में से किसी अवधि के समकों को आधार मानकर की जाती है। सामान्यतया सबसे पहले वर्ष को ही आधार वर्ष माना जाता है और मदों को तुलनीय बनाने के लिए आधार वर्ष की राशि को 100 मानकर अन्य वर्षों के उन्हीं मदों को प्रतिशतों अथवा अन्य अनुपातों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रवृत्ति ज्ञात करने की जो प्रमुख विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं। जो पहली है वो है प्रवृत्ति प्रतिशत यानी कि ट्रेंड परसेंटेज। फिर है प्रवृत्ति अनुपात, ट्रेंड रेशियोज। तीसरी है ग्राफ एवं चित्रमय प्रस्तुतिकरण, ग्राफिक एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गई प्रवृत्ति विश्लेषण जिसमें प्रवृत्ति ज्ञात की जाती है। फिर आता है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में अनुपात विश्लेषण का विशेष महत्व है। इसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय अनुपातों की गणना की जाती है जिनके माध्यम से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अनुपात विश्लेषण के माध्यम से संस्थान की तरलता स्थिति, कार्यशीलता एवं कार्यकुशलता, संस्था की लाभदायकता तथा पूंजी संरचना आदि की जांच की जाती है। फिर आता है कोष प्रवाह, फंड फ्लो एनालिसिस। कोष प्रवाह विश्लेषण किसी संस्था के दो स्थिति विवरणों के बीच यानी दो बैलेंस शीटों के बीच संस्था के कोषों में हुए परिवर्तनों के
अध्याय अध्ययन के लिए विवरण तैयार किया जाता है। अध्याय की जगह अध्ययन तैयार किया जाता है, उसे कोश प्रवाह विवरण कहते हैं। इसके द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि संस्थान में संसाधन यानी सोर्सेज कहाँ से प्राप्त हुए था, उनका उपयोग किन किन कार्यों में किया गया है। यानी कि कोश प्रवाह यानी फंड फ्लो एनालिसिस जो होता है वो दो स्थिति विवरणों के बीच संस्था के जो कोष हैं उनमें परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो परिवर्तन में ये देखा जाता है कि जो सोर्सेज हैं वो या जो संसाधन है वो कहाँ से प्राप्त हुए और प्राप्त संसाधनों का उपयोग कहाँ और किन कार्यों में किया गया है, यह कोश प्रवाह विश्लेषण या कोश प्रवाह एनालिसिस कहलाता है। फिर हम चलते हैं रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत नकद के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों का विश्लेषण किया जाता है। इसके माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि रोकड़ की राशि किन किन साधनों से प्राप्त हुई तथा किन किन मदों पर व्यय की गई है। फिर हम चलते हैं समविच्छेद विश्लेषण। समविच्छेद विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत उत्पादन की एक निश्चित मात्रा के विक्रय करने पर उत्पादन पर कोई लाभ या हानि नहीं होती। यानी कि यह वह पॉइंट होता है जहां ना लाभ होता है और ना हानि होती है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसके अंतर्गत लागत जो है उसको स्थायी एवं परिवर्तनशील लागत आदि श्रेणी में विभक्त कर दिया जाता है। यानी कि जो लागत होती है उसको दो विभागों में विभक्त कर देते हैं, स्थायी एवं परिवर्तनशील, तथा लागत लाभ एवं विक्रय के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से प्रबंधक उत्पादन का मूल्य निर्धारण, विक्रय नीति तथा लाभ नीति के निर्धारण में मदद मिलती है। फिर आता है समानाकार वित्तीय विवरण। तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अंतर्गत विभिन्न मदों का कुल संपत्तियों, कुल दायित्वों और कुल स्वामियों की क्षमता और कुल बिक्री में होने वाले परिवर्तन है उनको नहीं दर्शाया जाता। यानी कि जो तुलनात्मक वित्तीय विवरण है उसके अंतर्गत विभिन्न मद हैं, उनमें कुल संपत्तियां, कुल दायित्व, कुल स्वामियों की क्षमता और कुल बिक्री में जो परिवर्तन है उनको नहीं दर्शाया जाता, जिससे उसकी तुलना जो है वो अन्य कंपनियों या संपूर्ण उद्योग से नहीं की जा सकती। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण की इस कमी को दूर करने के लिए समानाकार वित्तीय विवरण का निर्माण किया जाता है। कैनेडी एवं मैकमुलन के अनुसार यदि स्थिति विवरण एवं आय विवरण के समकों को जो विश्लेषणात्मक प्रतिशतों के रूप में अर्थात कुल संपत्ति, कुल दायित्व, स्वामित्व क्षमता या कुल शुद्ध बिक्री के अनुपात में दिखाया जाए तो तुलना के लिए एक समान आधार तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार तैयार किए गए विवरणों को समानाकार वित्तीय विवरणों के नाम से जाना जाता है।